प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया हुआ है 468, इसका आप अभाज्य गुण निकालो 468। इकाई का अंक यहां पर 2 है, इसलिए इसमें 2 का भाग 8 है, 2 का भाग लगाओ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। इकाई का अंक 4 है, 2 का भाग लगाओ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साता 14। अब इकाई का अंक 7 आ गया। अब 2 के बाद नियम आता है 3 का, अंकों को जोड़ने पर 3 का पूरा पूरा भाग जाए, तो 1 और 1 2 और 7 कितना हुआ 9, 3 का भाग इसमें जाता। लगाओ 3 चौक 3 तिया 9 और 3 नम 27। फिर इसे 9 और 3 बार 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 में 13 का भाग लगा दो, 13 एकम 13। अब आप देखो 468 बराबर का चिन्ह 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 बराबर का ये चिन्ह लगा दो। अब देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात आप यहाँ 2 लिख दो, गुणा का चिन्ह 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2 गुणा 13 कितनी बार है, 13 की घात 1 लिखने की जरूरत नहीं होती इसका। ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के घातों के रूप में लिखना होता है इसको। अब आपको इसमें यह भी पूछ सकता है कि इनकी घातों का योग लिखिए, तो घात देखो यहाँ घात कितनी है 2 और यहाँ घात कितनी है 2 और यहाँ घात कितनी है 1, इसके ऊपर घात 1 है, तो 2 और 2 4 कितना हो गया 5, तो घातों का योग जो है इसमें 5 हुआ। इसमें घातों का योग पूछा नहीं गया, परीक्षा में आपको घातों का योग भी पूछ सकते हैं, इसके घातों का योग लिखिए, इसके घातों का योग जो है वो 5 हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा है 995, ये इकाई का अंक 5 है, 2 का नियम तो नहीं है। अब हम नियम देते हैं 3 का, देखो 5 और 4 कितने हुए 9, 9 और 9 कितने होते हैं 18, 3 के पारे में 18 आते हैं, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। लगाओ 3 का, लगाओ 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 5 और 3 8 कितना हुआ 9, इसमें भी 3 का भाग जाता है। लगाओ 3 का, 3 एकम 3 0 और 3 पंजे 15। ध्यान रखना 15 मत लिखना। अब इसके अंदर 5 कितना हो गया 6, फिर भी इसमें 3 का भाग जाता है, 3 तिया कितना हुआ 9, 3 पंजे 15। अब 5 और 3 कितना हो गया 8, 3 का नियम खत्म हो गया। अब इकाई का 5 है, तो 5 का भाग जाएगा, कितना जाएगा 5 आता 35, 7 एकम 7 और 1 का 1, 995 बराबर का चिन्ह 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर का चिन्ह लगा दो। अब देखो 3 कितनी बार है 3 बार, तो यहाँ लिखो 3 की घात 3 गुणा का चिन्ह 5 कितनी बार है 1 बार, गुणा का चिन्ह 7 कितनी बार है 1। तो आप ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक घात लगाना कोई जरूरी नहीं होता है, ये भी सही है, नहीं लगाओ तो भी सही है ये। तो 5 गुणा 7 लिख दीजिए। इसी प्रकार तीसरा देखो 140 का 2 का भाग लगाओ 70, 2 का भाग लगाओ 35, 5 का भाग लगाओ 7, 7 का भाग लगाओ 1, 140 बराबर का चिन्ह 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर का चिन्ह दो, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ये पिछली बार आया था। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए और घातांकों का योग बताइए। अब बताओ इसमें घातांक का कितना योग होगा। अब देखो इसकी घात कितनी है 2, इस पर घात 1 है, इस पर घात 1 है, तो घातांकों का योग पूछा है, तो 2 और 1 3, 3 कितना हुआ 4, घातांकों का योग जो है 4 होगा। इसमें नहीं पूछा गया है, प्रश्न पूछ सकते हैं कि घातांकों का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपको सामने देखो चौथा क्या दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है 3825। 2 का नियम नहीं है। अब 3 का नियम देखो, 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 और 8 कितना हुआ 15, 15 3 कितना हुआ 18, 3 के पारे में 18 आते हैं, तो आप यहाँ 3 का भाग लगा दो। लगाओ 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
3 साता 21, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2, 3 साता 21, 1, 3 पंजे 15। अब इसमें देखो 7 और 5 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 3 का भाग जाता है। इसके अंदर भी लगाओ 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखो देखो 5 से 2 कितना हुआ 7, 5 से 2 7, 7 और 4 11। क्या 3 के पाड़े में 11 आते हैं? नहीं आते हैं। तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं देंगे, इसमें 5 का भाग देंगे। इकाई का अंक 5 है इसलिए 5 का भाग लगाओ। 5 8 40, 5 पंजे 25, फिर से 5 का भाग लगा दो, कितना आएगा 17, फिर 17 एकम 17 और 1 का 1। अब यह लिखो 38 25 बराबर का चिन्ह 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 बराबर का चिन्ह लगा दो। अब 3 2 बार है तो 3 की घात 2 गुणा का चिन्ह, 5 2 बार है 5 की घात 2 गुणा का चिन्ह, 17 एक बार है 17 की घात 1। इस प्रकार देखो 5 का क्या पूछा गया है 20,570, 20,570 में का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके अभाज्य गुणनखंड को गुणनफलों के रूप में लिखना। देखो ये गुणनफल का रूप हो गया, ये गुणनफल का रूप हो रहा है। अब सवाल करो 2 का भाग लगाओ, 2 एकम 2 0 का 0, 2 एकम 2 0 का 0, 2 दूनी कितना हुआ 4, बच गया 1 16, 2 8 16 और 2 पंजे 10, 2 एकम 2 0 का 0, 2 दूनी 4, 1 8 दूनी 16, 1 5 दूनी 10। अब 2 का नियम खत्म हो गया। अब देखते हैं 3 का नियम। देखो 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 5 8 13, 13 2 15, 15 और 1 16। क्या 3 के पारे 16 आते हैं? नहीं आते हैं। तो इसका मतलब इसमें आपको 3 का भाग देने की जरूरत नहीं होती है। आप भाग लगा दो 5 का, लगाइए 5 का, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, उतारेंगे 2 भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगा, क्या आएगा 0, कितना होगा 8, 5 पंजे 25, कितना रहेंगे 3, 5 आता 35। अब इसमें 5 का नियम भी खत्म हो गया। 5 के बाद नियम किसका आता है 7 का आता है। अब इसमें 7 का भाग लगा देख लो, 2057 में 7 का भाग लगा देख लो, 7 दूनी 14, 2 बार चला गया 6 5, 7 नम 63, 7 नम 63, 9 बार कितना बच गया 2 और जाएगा नहीं, पूरा ऐसे भाग जाता नहीं है। तो 7 के बाद नियम किसका आता है 11 का नियम आता है। देखो 2057 में 11 का भाग लगाओ, 11 कम 11, एक बार गया, कितना बचेगा 9 5, 11 8 कितना हुआ 88, 11 8 88, कितना बचेगा 7, 11 7 77। तो यह भाग गया 11, कितना आएगा 187। अब 11 के बाद नियम किसका आता है 13 का। देखो 187 में आप 13 का भाग लगा देख लो, 13 का 13, 11 क्या, देखो और लगा देख लो, 11 कम 11, 11 कम 11, एक बार 7, कितना हुआ 11 7 77, 17 बार। तो यहाँ देखो 11 और कितना आ गया 17, 17 में लगा दो 17 का भाग 1। अब देखो 20,570 बराबर का चिन्ह 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17 बराबर का ये चिन्ह 2 कितनी बार है, एक बार है तो 2 की घात 1 गुणा का चिन्ह, 5 कितनी बार है एक बार, 5 की घात 1 गुणा का चिन्ह, 11 कितनी बार है 2 बार, 11 की घात है 2 गुणा का चिन्ह, 17 एक बार का एक बार। इस प्रकार ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। अब प्रश्न संख्या 2 देखो, प्रश्न संख्या 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ एवं लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच करो कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का
गुणनफल। आपको इसकी जांच करके भी बतानी है। आपको इसका अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं और इसकी जांच भी आपको करके बतानी है। देखो पहला आपको ये दिया हुआ है 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आपको इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब सबसे पहले इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालो 96 और 404 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। ये इसमें 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 48, इसमें 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 24, इसमें 2 का भाग लगाओ 12, इसमें 2 का भाग लगाओ 6, इसमें 2 का भाग लगाओ 3, इसमें 3 का भाग लगाओ 1। 48, 24, 12, 6 और 3। अब इसमें 2 का भाग लगाओ 202, इसमें 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 101। अब 101 जो है अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 अभाज्य संख्या होती है। ये 101 अभाज्य, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। 101 में 101 का ही भाग जाएगा। तो आप यहां लिख दो 101 कितना आएगा 1। अब आप यहां लिखो 96 बराबर का चिन्ह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना आएगा 3 और 404 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 101। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 बार लिखा और यहाँ गुणा कितना भाई ये 5 का ये 5 गुणा 3। अब आप इसको एचसीएफ देखो, आप यहाँ लिखो एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है इन दोनों व्यंजकों में, दोनों पदों में, इन दोनों व्यंजकों में या दोनों संख्याओं में कौन कौन से अंक मिलते हैं वो देखना है। देखो ये मिलता है, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, ये 2 मिलते और कोई नहीं मिलते। तो आप यहां लिख दो 2 गुणा कितना हुआ ये 2 बराबर कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम ज्ञात करना है। यहां लिख दो एलसीएम, एलसीएम बराबर का ये चिन्ह। अब देखो पहले इसमें 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार है, इसमें 2 बार आया हुआ है। इस ऊपर वाले में 2 5 बार आया हुआ है और नीचे वाले में 2 जो है 2 बार आया। जिसमें ज्यादा अंक आते हैं वो अंक आपको लेने हैं लैसे के अंदर। अब देखो इसमें कितनी बार आया हुआ है 5 बार आया हुआ है, इसमें कितनी बार आया हुआ है 2 बार आया हुआ है। तो 5 बार वाला ले लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा का। आप देखो इसमें 3 कितनी बार आया हुआ है 1 बार आया हुआ है। तो आप यहां ले लो 1 गुणा का चिन्ह। इसमें 101 कितनी बार आया हुआ है 1 बार आया, तो यहां लो 1 बार। लैसे में सारे अंक लिए जाएंगे 2 3 5 7 जो भी अंक आते हैं वो सब लिए जाएंगे। और मैथ के अंदर कॉमन संख्या कौन सी आती है वो ली जाएगी। कौन दोनों व्यंजकों में कौन सा पद जो है मिलता है वो आपको लेना है। अब आपको गुणा करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 कितना 32 96, 32 96, 96 क्या करेंगे 101 की गुणा कर दो 6 का 6 0 का 0 6 का 6 9 का 9 0 का 0 9 का 9 6 का 6 9 का 9 6 का 6 9 का 9 कितना 96 और ये 96। ये आ गया इसका एलसीएम आ गया। अब इसकी जांच पूछिए तो आप यहां देखो जांच, यानी आपको ये बताना है कि सही है या गलत है। जांच ये पूछ रहा है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर का चिन्ह पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये पूर्णांकों का गुणनफल। ये जांच पूछिए एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। अब बताओ एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना ये 4 गुणा का चिन्ह, एलसीएम कितना है 96 ये 96 बराबर का ये चिन्ह। अब पूर्णांक कौन सा है, पहला पूर्णांक कौन सा है 96 गुणा का चिन्ह और कौन सा है 404। अब इसकी गुणा कर दो, ये अब इसे गुणा करेंगे। अब आप 96 को 4 की गुणा करो, 6 चौका 24 असल पाई 2, 4 संग 36 और 2 38 असल पाई 3, 4 संग 24 और 3 27 असल पाई 2, 37 और 2 कितना हुआ 38। लिख दो 38,784
बराबर का ये चिन्ह। अब देखो 404 को आप छिद में की गुणा करो, 6 चौका 24 असल पाई 2, 2 का 2, 6 चौका 24 और 9 चौका 36 असल पाई और 9 चौका 36, 4 का 4, 8 का 8, 7 का 7, 8 का 8, 3 का 3, कितना आएगा 38,784। ये इस प्रकार इसकी जांच भी होती है। तो पहले आप इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालो और फिर इसकी जांच करो, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। दूसरा देखिए, दूसरा आपको यहां दिया हुआ है 336 और 54, 336 व 54 का निकालो, एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और जांच करो कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। आपको ये पूछा है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, या पहली संख्या गुणा क्या होता है दूसरी संख्या, या पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक। निकालो इसका। अब यहां देखिए 336 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, निकालो, 2 का लगाओ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचेगा 1, कितना हो गया 13, 2 6 12, 6 बार और 2 8 16, 2 का लगाओ, 2 का लगाइए 8 और 4, 2 का लगाओ 4 और ये 2, 2 का लगाओ 21, 3 का लगाओ 7, 7 का लगाओ 1, अब 54 लगाइए, ये 54, 2 का लगाओ 27, 3 का लगाओ 9, 3 का लगाओ 3, 3 का लगाओ 1। अब देखो 336 बराबर का चिन्ह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा का चिन्ह 3 गुणा 7 और 54 के बराबर होता है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ये 3। अब आप इसका एचसीएफ निकालो। यहां देखो एचसीएफ कौन सा अंक मिलता है वो देख लो, इसमें कौन कौन से अंक मिल रहे हैं, आपको कौन कौन से अंक दिखाई दे रहे मिलते हैं। देखो ये मिल रहा है, एक मिलता है और एक ये मिलता है, और कोई अंक नहीं मिलता है। तो आप यहां लिख लो 2 गुणा कितना हुआ ये 3 बराबर हो जाएगा 6। अब आप यहां लिखो एचसीएफ या एलसीएम लिखो, एलसीएम, एलसीएम बराबर का चिन्ह। अब आप उसका लघुत्तम निकालेंगे। आप देखो इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार आया हुआ है, इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है 1 बार आया हुआ है। तो ऊपर वाले अंक ले लो 4, ये जिसमें ज्यादा अंक होते हैं वो ले लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा का चिन्ह। आप देखो इसमें 3 कितनी बार आया हुआ है 1 बार आया है, इसमें कितनी बार आया 1 बार 2 बार और 3 बार आया, तो ये 3 बार वाले ले लो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा का चिन्ह। 7 इसमें कितनी बार है 1 बार, तो 7 का 7 ले लो। अब इसकी गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 कितना हुआ 48 और 3 तिया 9, 9 7 63 की गुणा कर दो। 8 3 24 हासिल पाई 2, 12 2 गया 14, 8 संग 48 हासिल पाई 4, 24 कितना हुआ 28, 4 का 4, 8 4 12 और 9 और 1 10 और 3 का 3, कितना आएगा 3024, कितना गया 3024। अब यहां लिखो जांच, आपको जांच पूछिए, क्या पूछा है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर का चिन्ह पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल यानी जो पूर्णांक है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। पूर्णांक ये है कौन सा 336 गुणा कितना हुआ 54। अब देखो एचसीएफ कितना यहाँ पर 6 गुणा एलसीएम कितना है 3024 बराबर का ये चिन्ह पूर्णांकों का गुण, कितना पूर्णांक है 336 गुणा कितना हुआ ये 54। अब इसको हल करो। अब आप क्या करेंगे गुणा करो, 6 चौका 24 असल पाई 2, 12 2 14 असल पाई 1, 6 तिया 18 बराबर का ये चिन्ह। अब देखो 336 को 54 की गुणा कर लो, 6 चौका 24 असल पाई 2, 12 2 14 असल पाई 1 और 12 1 13, 6 5 30 असल पाई 3, 15 3 18 असल पाई 1 और 15 1 16, 4 का 4, 4 का 4, 8 3 11, 7 1 8, 1 का 1, कितना आएगा 18,144। इस प्रकार ये एचसीएफ और एलसीएम जो है ज्ञात होते हैं। इसका तीसरा सवाल भी और दिया, जो क्या दिया हुआ है
दिया हुआ है 90 और 144 का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी गुणा करनी है। तो ये आपको ये पहला और दूसरा प्रश्न जो है हल करना है। प्रश्न संख्या 3 देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ और एलसीएम दिया। देखो पहला आपको दिया हुआ है 12, 15 और 21। ये पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 2, 6, 2, 3, 3 और 1। 15 का निकालो, 3, 5, 5 और 1। 21 का निकालो, 3, 7, 7 और 1। 12 के बराबर कितना हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15 के बराबर कितना हुआ? 3 गुणा 5। और 21 के बराबर कितना हो गया? 3 गुणा 7। अब आपको इसका पता निकालना एचसीएफ। इन तीनों के अंदर कौन सा अंक मिलता है वो उसका एचसीएफ होता है। अब देखो इसमें 3 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो कोई अंक मिलता भी नहीं है। 3 देखो इसमें कितनी बार है? 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, तीनों में 1 1 बार है, तो आप इसका एचसीएफ कितना होगा? 3 हो जाएगा, ये 3। अब यहां लिख दो एलसीएम। अब देखो एलसीएम, अब देखो इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार आया हुआ है, तो आप यहां लिख दो 2 गुणा 2। अब देखो 3 इसमें कितनी बार है? 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, सब में 1 1 बार है, कोई एक ले लो, यहाँ 3 का 3 ले लो, गुणा का चिन्ह। अब इसमें देखो 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो यहाँ 5 ले लो, और गुणा 7 1 बार का 7 बार। अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 7 420, ये 420 ये आ गया। इस प्रकार इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात होता है। अगला देखो क्या दिया हुआ है? 24 15 36। यहां देखो 24 15 और 36, 24 15 और 36। 24 का अभाज्य गुण निकालो पहले, 2 12 2 6 2 3 और 1। 15 का निकालो, 3 5 5 और 1। 36 के निकालो, 2 18 2 9 3 3 और 1। अब 24 के बराबर कितना हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15 के बराबर कितना हुआ? 3 गुणा 5। और 36 के बराबर कितना हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। लिख दो एचसीएफ। अब देखो इन तीनों पदों में कौन सा अंक मिलता है? देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, 2 तो मिलता ही नहीं है। इसमें 3 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें कितनी बार है? 2 बार है, 1 मिलता है केवल 3, तो आप यहाँ 3 का 3 ले लो, और ये लो एलसीएम बराबर का ई चिन्ह। आप देखो इसमें देखो 2 कितनी बार है? 1 बार 2 बार 3 बार है, इसमें नहीं है, इसमें कितनी बार है? 2 बार है, इसमें 3 बार आया हुआ है, इसमें 2 बार है, तो ऊपर वाले अंक ले लो 3 बार, जिसमें ज्यादा आता है वो अंक लेने हैं। लिख लो 2 गुणा कितना हुआ? 2 गुणा का चिन्ह। अब देखो इसमें 3 कितनी बार है? 1 बार है, इसमें कितनी बार है? 2 बार है, इसमें कितनी बार है? 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार, तो ये 2 बार वाले ले लो, 3 गुणा 3 गुणा का चिन्ह। 5 इसमें कितनी बार है? 1 बार ही है, तो 5 का 5 लो, गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 34 72, 34 72 को 5 की गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 35 1 36, कितना देगा? 360। इस प्रकार एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात होते हैं। इस प्रकार देखो तीसरा आप अपना करेंगे, चौथा अपना करेंगे, पांचवा अपना, छठा देखो क्या? छठा है 8 9 व 15, 8 9 और 25, 8 9 और 25। अब देखो 8 का अभाज्य गुण निकालो, 2 4 2 2 और 1। 9 का निकालो, 3 3 3 और 1। 25 का निकालो, 5 5 5 और 1। 8 के बराबर कितना हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के बराबर कितना हुआ? 3 गुणा 3। और 25 के बराबर कितना हुआ? 5 गुणा 5। अब देख दो एचसीएफ। अब देखो इसमें तीनों पदों में कौन सा अंक मिलता है? कौन सा भी नहीं मिल रहा है? मिल रहा है क्या?
तो इसमें नहीं मिलता है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होता है। जिसमें कोई भी पद नहीं मिलता है उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इसमें 1 है, ये इसमें भी 1 का भाग जाता है, इसमें भी 1 का भाग जाता है, इसमें भी क्या 1 का भाग जाता है, इसके एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। 1 ले दो और ये दो एलसीएम। आप देखो इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये ले लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा का चिन्ह। इसमें 3 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, ले लो 3 गुणा 3 और 5 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा कर दो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया 72 24 तिया 72 और 72 को और 5 पंजे कितना हुआ 25 की गुणा कर दो, 5 दूनी 10 35 1 36 2 दूनी 4 और 14 1 15 0 और 6 4 10 नहीं 2 दूनी 4 7 दूनी 14 और 8 का 8 1 का 1 कितना आएगा 1800। इस प्रकार आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब सवाल नंबर संख्या 4 देखो क्या पूछा है। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ के मैदान पर एक पूरा चक्कर करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में वो चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो इसका आपको 18 और 12 का आपको लघुत्तम निकालना है, जो लघुत्तम आएगा वही उसके मिनट होंगे। आप देखो रमन को दौड़ने में 18 मिनट का समय लगता है और अनुप्रिया को दौड़ने में 12 मिनट का समय लगता है, और एक ही स्थान पर और एक ही समय पर दौड़ते हैं वो। अब वो दौड़ के वापस उस स्थान पर कब आएंगे, अब 18 और 12 का जो लघुत्तम आएगा ना वही उसका एलसीएम लघुत्तम होगा, वही उसके मिनट होंगे। तो आप यहां ऐसे लिख लो 18 व 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करो, निकालो, 2 का निकालो 9, 3 का दो 3, 3 का दो 1, 12 का निकालो 2 6 2 3 3 और 1, 18 का कितना आया 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 का कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 3 और आप याद लो एलसीएम। अब देखो इसमें क्या मिलता है, इसमें देखो 2 मिलते हैं। अब देखो एलसीएम निकाला ना, क्या निकाला, एलसीएम निकालना नहीं है, एलसीएम निकालना है आपको। अब देखो इसमें 2 कितनी बार है, 1 बार है, इसमें कितनी बार है 2 बार है, तो ये 2 बार ले लो 2 गुणा 2 गुणा का चिन्ह। इसमें 3 कितनी बार है 2 बार, इसमें कितनी बार है 1 बार है, तो ये ले लो 3 गुणा 3 कितना हुआ 36, कितना आएगा 36। दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। लिख लो, अतः दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद ये वापस जो है स्थान पर आकर के मिल जाएगा। अभी मान लो उदाहरण डालता हूं, आप मान लो एक लड़का और लड़की का दौड़ क्या हुआ, आप एक 10 मिनट का समय ले रहा है, एक 15 मिनट का समय ले रहा है, ये तो ले रहा है 10 मिनट का और एक समय ले रहा है 15 मिनट का ले रहा है। दोनों दौड़ के आएंगे, वापस यहाँ पर पहुंचना है वापस, तो जो 10 मिनट का समय ले रहा है और एक ले रहा है 15 मिनट का, दोनों का जो लघुत्तम आएगा ना 30 आएगा, तो दोनों जो है क्या है वापस 30 मिनट के बाद वो पुनः स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो जिसका जो लघुत्तम आएगा वही उसका वापस समय जो है हो जाता है उसका। लास्ट एक सवाल और है, 5 क्या पूछा है। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। प्रत्येक कमरे में बराबर संख्याओं में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं। आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। आवश्यक है न्यूनतम कमरों की संख्या, यानी कितने बच्चों को बैठाया जा सकता है जिससे कम से कम क्या है कमरों की संख्या उपयोग में हो। अब जैसे यहां देखो 60, 84 व 108 का एचसीएफ ज्ञात कर लो आप। इसमें आपको एचसीएफ ज्ञात कम से कम जो है ज्यादा कम से कम जो बच्चों को बैठाना है, इसलिए इसमें क्या ज्ञात करेंगे इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जितने भी आप एचसीएफ ज्ञात होंगे उतने ही मतलब बच्चों को बैठाया जा सकता है। अब देखो हिंदी में कितने बच्चे 60, अंग्रेजी में कितने बच्चे 84 और गणित में कितने बच्चे 108। इन तीनों विषयों के छात्रों को
कितने बेंचों के ऊपर बैठाया जाए या कितने कम से कम उस समान विषय के मान लो बच्चों को बैठाया जाए जिससे कम से कम क्या उसे कमरों की आवश्यकता हो। तो आप पहले निकालो 60 का कितना आएगा 2, 30, 2 का लगाओ 15, 3 का लगाओ 5, 5 का लगाओ 1, लगाओ 84 के बाद 2 कितना आएगा 42, 2 का बाद लगाओ 21, 3 का बाद लगाओ 7, 7 का बाद लगाओ 1, 108 में लगाओ कितना आएगा 54, 2 का बाद लगाओ 27, 3 का बाद लगाओ 9, 3 का बाद लगाओ 3, 3 एकम 3, लिख लो 60 बराबर क्या हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और 84 के बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और 108 के बराबर कितना हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। निकालो HCF, ये HCF कितना आएगा ऐसे निकालो। देखो क्या मिलता है, ये 2 मिलते हैं, ये 2 मिलते हैं और ये 3 मिलते हैं, ये मिलते हैं। लिख लो 2 गुणा 2 गुणा कितना हुआ 3, कितना हुआ 2 दूनी 4, 4 कितना हुआ 12। 12 विद्यार्थी जो है प्रत्येक बेंच के ऊपर बैठाए जा सकते हैं। कम से कम जो है कितने बच्चे बैठेंगे 12 विषयों के विद्यार्थी जो है बैठ जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि न्यूनतम कमरों की संख्या बताओ, इन सब बच्चों को बैठाने में कितना कमरा चाहिए। अब यहाँ लिखो कुल बच्चे बताओ, कुल बच्चे कितने, कुल बच्चे कितने हुए 60 प्लस 84 प्लस कितना हुआ 108। गणो 8 4 12, 12 का 2 हासिल पाई 1, 8 6 14 1 15 हासिल पाई 1, 1 1 2 कितना हुआ 252। अब आपको मालूम है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं 252 है। एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठते हैं 12 विद्यार्थी बैठते हैं। तो बताओ कितने कमरे चाहिए 12 दूना 24 और 12 का 12 21 कमरे चाहिए। कितने कमरे चाहिए 21 कमरे। यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं 252 है। एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठाएंगे 12 विद्यार्थी बैठाएंगे। तो बताओ कितने कमरों की आवश्यकता होगी 21 कमरे उसको चाहिए। लिख दो प्रत्येक कमरे में बच्चों की संख्या कितनी है, कितनी होगी 12। यह लो कमरों की संख्या, कमरों की संख्या जितने बच्चे होते हैं 252 में 12 का 12 लगा दो, 12 का 12 12 दूना 24 और 12 का 12 21 कमरे जो है उसको कम से कम बैठाने के लिए 21 कमरों की उसको आवश्यकता होगी। पर्सन ये कहता है कि एक संगोष्ठी यानी कोई मान लो कंपटीशन चल रहा है, उसके अंदर हिंदी के बच्चे 60 है, अंग्रेजी के बच्चे 84 है और गणित के बच्चे कितने हैं 108 है। उन बच्चों को किस प्रकार बैठाया जाए कि कम से कम क्या है उसमें बालकों को कम से कम समान विषय के बैठाया जा सकते हैं। यानी बराबर जो बच्चे जो है क्या है 12 बच्चे उसको बैठाए जाएंगे एक कमरे के अंदर। तो 12 यदि विद्यार्थी बैठाए जाएंगे तो कुल विद्यार्थी कितने हुए 252 हो गए। 252 में आप क्या करेंगे 12 का भाग लगा दो 21 कमरे आ जाएंगे। जैसे आप अपने स्कूल के अंदर मान लो अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा होती है, उसमें अपन को बच्चों को बैठाते हैं। एक कमरे में कितने बच्चे बैठाने हैं पहले अपन तय करते हैं भाई एक कमरे में 25 बच्चे बैठाना है या 30 बच्चे बैठाना है या 12 बच्चे बैठाना है या 30 बच्चे बैठाने हैं या 25 बच्चे बैठाने हैं। अब मान लो कुल बच्चे मान लो 300 है, कुल बच्चे मान लो कितने हैं 300 है और एक कमरे के अंदर मान लो हमें 20 बच्चे बैठाने, एक कमरे के अंदर हमें 20 बच्चे बैठाने और 300 बच्चे हैं। तो बताओ कितने कमरों की आवश्यकता होगी 15 कमरे चाहिए। कितने कमरे चाहिए 15 कमरे चाहिए। तो 300 में क्या करेंगे 20 का भाग लगा देंगे तो 15 कमरे से निकल जाएंगे। या मान लो एक स्कूल के अंदर मान लो 100 बच्चे हैं, प्रत्येक कमरे के अंदर 10-10 बच्चे बैठाने हैं। तो बताओ कितने कमरों में बच्चे बैठेंगे 100 में क्या करेंगे 10 का भाग लगा दे 10 कमरे। तो उस विद्यार्थियों को बैठाने के लिए 10 कमरों की आवश्यकता होगी। तो इसी प्रकार इसमें कमरों की जो न्यूनतम संख्या वो कितनी होगी 21 कमरों में विद्यार्थी जो है बैठाए जा सकते हैं।